माजी के किए हुए महंगे सौदों की वजह से हमें बिजली का टैरिफ बढ़ाना। ग्रोथ होगी, इसमें गरीब नंबर 1 होगा हमारे लिए। अपॉइंटमेंट से मुतालिक जो मामलात हैं वो मुकम्मल तौर के ऊपर तय पा चुके हैं। डॉक्टर साहब आज हो जाएगा नोटिफिकेशन से? डोंट आस्क सिली क्वेश्चंस। हमारे बहुत अच्छे तल्लुकात हैं, हमारे और आर्मी की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। पीपल्स पार्टी का पहले दिन से स्टांस है कि ये इनकॉम्पिटेंट है। किस किस्म के लोग कौम पर मुसल्लत किए गए हैं उनसे हर वक्त जान खलासी की ज़रूरत है। कौम को आज़ाद कर देना चाहिए। कुछ हसरतें ऐसी होती हैं जो हसरतें ही रह जाती हैं। वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। गुज़िश्ता हफ्ते से DGISI के तबादले या तकर्री को लेकर अफवाहों का बाजार गर्म रहा। ताहम कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अपनी पार्लिमानी पार्टी के अरकान को इस मसले पर एतमाद में लिया और उनको ये बताया कि तमाम अफवाहें जो हैं उन्होंने रद्द कर दिया। वज़ीर आज़म ने पार्लिमानी पार्टी के अरकान से कहा कि DGISI की तकर्री के हवाले से हुकूमत और फ़ौज के दरमियान कोई इख्तलाफ नहीं है। तकर्री के अमल में तकनीकी खामी थी जो दूर हो जाएगी। मेरे और फ़ौज के दरमियान जो ताल्लुकात हैं इससे बेहतर किसी के हो नहीं सकते। हुकूमत चाहती थी कि अफगानिस्तान की सूरत हाल के तनाजुर में मौजूदा DGISI काम जारी रखें, मगर फिर आर्मी चीफ ने बताया कि आर्मी एक्ट में इस बात की मज़ीद गुंजाइश नहीं। हुकूमत और फ़ौज के दरमियान किसी किस्म की कोई गलत फहमी नहीं है। अब उम्मीद है कि वज़ीर आज़म की इस वजाहत से सब अफवाहों का सिलसिला जो है वो थम जाएगा, मगर यहाँ सवाल ये उठता है कि मामला तकर्री का हो या ट्रांसफ़र का, एक कॉम्पिटेंट ऑफिसर जाएगा तो दूसरा आ जाएगा, लेकिन इससे अवाम का क्या लेना देना है या उनका कौन सा मसला हल हो जाएगा। करीम बख्श नाम का एक आम आदमी जो पाकिस्तान के किसी गांव या गली कूचे में रहता है, क्या उसको समझ आती है कि तकर्री या ट्रांसफ़र तकनीकी मसला है? उसका मसला है बढ़ती हुई बिजली जो आज ₹1.68 बढ़ी है और अब IMF के फरमान पर ₹1.40 मज़ीद बढ़ाई जाएगी। उसका मसला है महंगा आटा, दाल और चीनी। उसको समझ आती है कि आज घी के मुख्तलिफ ब्रांड्स की कीमतों में ₹109 का इजाफा हो गया है। यूटिलिटी स्टोर्स पर बात की जाए तो यूटिलिटीज़ तो हैं, मगर जो मिल रही हैं वो गुज़िश्ता एक माह में उनकी 5 दफ़ा, जी हाँ 5 दफ़ा कीमतें बढ़ चुकी हैं। वज़ीर आज़म तैनाती या ट्रांसफ़र के मामले पर वजाहत दे चुके हैं। महंगाई में पिसी आवाम को अब कौन सी तिफिल तसल्ली और ना घबराने का लॉलीपॉप देंगे जो इस मुल्क का असल मसला है। इस पर बात करेंगे। अमजद अहमद खान न्याजी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद हैं, फैसल करीम कुंडी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं और कुछ ही देर में हमें बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब भी ज्वाइन कर लेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक़ है। तो ऑपोजिशन से शुरू करती हूँ। कुंडी साहब, क्या अब जो अफवाहों का बाजार है क्या वो दम तोड़ गया है? क्योंकि अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो ये बात कर दी है, वजाहत दे दी है, क्या आप समझते हैं अब ये ख़त्म हो गया है ये अफवाहों का सिलसिला और अब जो रियल इश्यूज हैं इस मुल्क पे फाइनली हम उसकी तरफ जो है वो आ सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें डॉक्टर साहबा, अफवाहें या बातें जो हैं ये कोई अपोजिशन तो नहीं की थी। देखें 6 तारीख को एक ISPR का नोटिफिकेशन आया, उसके बाद अगर आप देखें 4-5 दिन खामोशी थी और छठे दिन जो है वो एक इशू हुआ, हुकूमत की तरफ से हुआ। उसके बाद जो है आपके टीवी चैनल्स पे भी, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे भी ये तबसरे शुरू हुए। फिर हमारे जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं वो आए, मुख्तलिफ और वफाकी आए और इनके तर्जमान आए, चीफ विप आए, मुख्तलिफ किस्म की स्टेटमेंट जो आपस में भी टैली नहीं कर रही थी उन्होंने की और ये चीज़ें शुरू हो गई और वो मुख्तलिफ बातें बता रहे थे कि ये प्रोसेस होगा, ये प्रोसेस होगा, ये प्रोसेस होगा। तो ये चीज़ें तो देखें शुरू इन्होंने की। अब देखें अगर ये प्रोसेस है, जैसे हम चेयरमैन नैब की अगर बात करें, अगर इन्होंने पहले इनके वजीर कहते हैं कि हमने लीडर ऑफ द अपोजिशन से रब्ता ही नहीं करना, फिर इनके लॉ मिनिस्टर कहते हैं नहीं हमने उनसे इस पर रब्ता करना है। अगर करना है तो आपको 2-3 महीने पहले प्रोसेस शुरू कर देना चाहिए था। आप आखिर में आके क्यों ये चीज़ें करते हैं? जब आप देखें इदारों को कंट्रोवर्शियल बनाना हो तो अगर वो चाहे ECP का हो, आज तक उनके 2 मेंबर्स नहीं है, कितने अर्सा हो गया है। फिर उसके बाद अगर आप नैब पे आ जाएं, अब ये जो कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है तो हमेशा हुकूमत की तरफ से ये चीजें शुरू होती हैं। आप मुझे बताएं कि आर्मी चीफ साहब के एक्सटेंशन के लिए 4-5 समरी बनाने की क्या जरूरत थी? इनके कॉम्पिटेंट लोग नहीं जो एक समरी बना के एक चीज हल कर दें, मसले को हल कर दें। इनको कंट्रोवर्सी बनाने का एक शौक है या पता नहीं क्या,
या पता नहीं क्या चीज होती है। तो ये चीजें जो है ये चीजें अभी तक क्लियर नहीं। कल भी वजीर आजम साहब ने पार्लिमानी पार्टी में इसको डिस्कस किया, अफगानिस्तान डिस्कस हुआ, और हम पहले दिन से पीट रहे थे कि अफगानिस्तान में पार्लियामेंट का इजलास बुला जाए, इसको डिस्कस किया जाए। आज अगर आपने जो बिजली की बात की, जो यहाँ पर जो महंगाई हो रही है, आज हमें जो है गन्नम हम इंपोर्ट कर रहे हैं जो बम्पर क्रॉप की वजह से हुई है। अगर ये चीजें हम अफगानिस्तान से, अगर हमारी गंदम जाएगी, हमारा आटा जाएगा, हमारी चीनी जाएगी, अगर डॉलर उधर जाएंगे तो ये चीजें सारी चीजें हमारे पर महंगाई तो होगी। आप 3.5-4 करोड़ आवाम आपके ऊपर और मुसलत हो गई है, तो उसको अगर आप सपोर्ट करेंगे तो ये चीजें तो डेफिनेटली आपके ऊपर बोझ जाएगा मुल्क के ऊपर। हम पहले इतने महंगाई का शिकार हैं। ठीक है, कीमतें आज सुना कि आज रात को भी महंगी हो जाएंगी। जी बिल्कुल ऐसे ही हो चुकी है। आज स्टोर का जो हाल इन्होंने कर दिया, महंगाई कर दी है, तो किधर जाएगी? बिल्कुल, हम भी यही बात कर रहे हैं और आगे जाके प्रोग्राम में यही बात करेंगे कि ट्रांसफ़र हो या पोस्टिंग हो, ये आवाम का मसला नहीं है। पिछले कुछ देर से ये नज़र आ रहा है, पिछले कुछ हफ्तों से ये नज़र आ रहा है कि मसला यही बना हुआ है, जो असल इश्यूज़ हैं वो कहीं पीछे दब के रह गए हैं। न्याज साहब की तरफ चलती हूँ। अमजद साहब, ये बताइए कि अब ये आपने तो बड़े आराम से कह दिया कि जी एक टेक्निकल इशू था और टेक्निकल इशू जो है वो सॉर्ट आउट हो रहा है, लेकिन क्या आप समझते हैं कि जो ये टेक्निकल इशू की जो कॉस्ट है वो इस आवाम ने जो दी है वो बहुत बड़ी है? डॉलर की अगर आप देख लें तो 5 अगस्त को, आप मुझसे ज़्यादा वेल वेस्ट हैं, आपको आप जानते हैं कि 170 पर जो है वो डॉलर था। जैसे ही अफवाहों का बाजार गर्म हुआ और आपके इस टेक्निकल इशू की वजह से 173 रुपये जो है वो डॉलर चला गया। और डॉलर की उड़ान पर खान साहब हमें, कोई और नहीं, खान साहब हमें क्या समझाया करते थे, जरा प्रोड्यूसर वो सुनवा दीजिए, फिर आगे चलती हूँ। जब ये दोनों आए थे जरदारी और नवाज शरीफ, $1 60 रुपए का था, आज $1 125 रुपए का हुआ। रुपया 10 साल पहले 60 रुपए डॉलर था, आज 125 रुपए डॉलर है, यानी कि 10 साल में जो अवाम की दौलत आधी हो गई। मार्केट में रुपया 130 रुपए पे डॉलर पे पहुंच गया। 20 रुपए गिरने में आप सब पे इस कौम के ऊपर 1000 अरब रुपए के मजीद कर्जे चढ़ गए। कौम गरीब हो गई है। जी अमजद साहब, अब ये जो डॉलर की उड़ान है जो आपकी टेक्निकल मसले की वजह से जो है वो आई, इसके लिए फिर आप समझते हैं आप रिस्पॉन्सिबल हैं? क्योंकि डॉलर जब बढ़ता है तो उस मुल्क में सब कुछ ही जो है वो अफेक्ट होता है। मारिया, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, आपने एक बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया है जी। और मैं ज़ाती तौर पे बहुत सारी चीज़ें जानता हूँ। पहली तो बात ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने जब इक़्तिदार संभाला तो आपके पास कितने डॉलर हैं और डॉलर थे, आप उसका एक तकाबली जायज़ा ले लें कि उस वक्त हमने पेमेंट्स कितनी करती है और हमारे पास डॉलर्स कितना था, रिजर्व कितना था। सेकेंडली, अभी जो आपने कहा कि टेक्निकली मसाइल थे, बिल्कुल टेक्निकी मसला ये था कि अफगानिस्तान के अंदर जब इंतशार बढ़ा तो वहाँ पे लोगों ने यहाँ से जो डॉलर है वो खरीद के अफगानिस्तान ले जाने की कोशिश की, जिसमें कुछ और किसी हद तक शुरू के दिनों में वहाँ पे डॉलर भी गया भी सही, और फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मेजर्स लिए और इस चीज़ को अल्हम्दुलिल्लाह रोका भी सही। अब जो है डॉलर बेहतरी की तरफ इंशाल्लाह ताला आएगा। आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो बताई भी जा सकती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके बताने से मसाइल भी बढ़ते हैं। मतलब वो है कि फिर एक मुल्क के अंदर एक अनारकी सी फैलाने की कुछ लोग जो है नेगेटिव पॉजिटिविटी की तरफ नहीं जाते बल्कि नेगेटिविटी की तरफ जाते हैं। कलामी की माफी चाहूंगी, डॉलर की फ्लाइट एक अपनी जगह। मैं सिर्फ आपसे ये कता कलामी की माफी ये जानना चाह रही थी, क्या आप मानते हैं कि जो ये आपका टेक्निकल कंफ्यूजन थी, बकौल आपके टेक्निकल मसला था, उसकी वजह से जो डॉलर को पर लगे उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं? चाहे, क्योंकि मुझे याद है खान साहब भी हमें एजुकेट किया करते थे, डॉलर जब 1 रुपया भी बढ़ता है तो कर्जा हमारा कितने अरबों जो है वो बढ़ जाता है। तो आप मानते हैं कि ये इसकी वजह से, ये आप तो कह रहे हैं टेक्निकल मसला है, लेकिन कौम इसका खमियाजा भुगतेगी? ये जो डेट्स, हमारे डेट सर्विसिंग है, बढ़ेगी हमारी? देखिए, आप जब आपके पास जब गवर्नमेंट आई तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपके ऊपर जो है वो कितना कर्जा था और उसके लिए आप कितना डेट जो है वो
पे कर रहे थे, तो लाजमी बात है कि जब आपके पास पेमेंट्स नहीं होगी तो डॉलर के ऊपर बोझ बढ़ेगा, और जब बोझ बढ़ेगा तो लाजमी बात है कि डॉलर जो है वो एक पाकिस्तान में एक कभी कभी ट्रेंड भी चल जाता है कि लोग जो है वो लोग जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, माफियाज हैं, वो कोशिश करते हैं कि डॉलर्स की उड़ान भरी जा सके ताकि अपनी तिजोरियां जो है वो भर सकें। लेकिन गवर्नमेंट पाकिस्तान इसको बहुत हद तक इस चीज को कंट्रोल भी कर रही है नेचुरल अंदाज में, साबका हुकूमतों की तरफ नहीं, बल्कि जिस तरीके के साथ उन्होंने तकरीबन 32 अरब डॉलर जो है वो झोंक दिए थे इसकी मसनूई। आप 5.8 बिलियन में से झोंक चुके हैं, 5.8 बिलियन आप भी झोंक चुके हैं। नहीं आप जी मारिया, ऐसी बात नहीं है, बल्कि नेचुरल अंदाज में जो है वो मार्केट आगे की तरफ बढ़ी है, नेचुरल बढ़ी है, कोई इसको रोकने की कोई कोशिश नहीं की। आप बेशक आप इसके ये जो मेजर्स लिए गए वो आप देख सकते हैं। हम भी थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, आप हमसे बहुत पढ़े लिखे हैं, मैं ये बात नहीं करती, लेकिन 5.8 बिलियन डॉलर्स रिकॉर्ड का हिस्सा है। आप चेक भी कर लीजिएगा, आप डॉलर मार्केट में झोंक चुके हैं स्टेबलाइज करने के लिए। आपने डेट सर्विसिंग की बात की, हमने सर 10,000 अरब 10,000 बिलियन जो है ये कहा जाता है ऐड किया माजी की हुकूमत ने, PMLN ने। कर्जा वो छोड़ के गए, टोटल डेट 24,000 अरब पर। नहीं आपने मैं देखें, आप उनका बेशक रिकॉर्ड देख लें कि उस वक्त आपके पास कितने रिजर्व थे और उसकी लिए आपको कितनी डेट सर्विसेज में कितनी पेमेंट्स आपके पास ड्यू थी, और आप चलो जब बात आगे निकल जाएगी मैं आगे इस पे जाके करती हूँ। 10,000 अरब उन्होंने 5 साल में लिए, 24,000 अरब पे वो कर्जा छोड़ के गए, 16,000 अरब आपने ऐड किए और 40,000 इन 3 सालों में इस वक्त हमसे 40,000 अरब हम पे मारिया उसमें बिल्कुल नहीं। तो आपने देखा नहीं है कि जो कर्जा लिया गया वो डेट सर्विसेज की मदद के लिए लिया गया, तो गवर्नमेंट ने तो अपने अखराजात जो थे वो तो बैलेंस, आपका जो करंट जो अकाउंट था वो तो बैलेंस में चलता रहा है काफी, और ये गवर्नमेंट की बहुत बड़ी कामयाबी है कि एक अरसे के बाद जो है आपका जो अकाउंट था वो बैलेंस था। सबसे बड़ा आपके लिए मसला वही आ जाता है कि आपको एक बड़ा मेजर जो केक का हिस्सा है वो आपको डेट सर्विसेज के अंदर पे करना पड़ रहा है, जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इशू है हमारे लिए। मैं इस पे आगे जाके जो है वो बात करूंगी। सर्कुलर डेट बढ़ जाए वो भी माजी की हुकूमतों का कसूर है, LNG आप ना ऑर्डर कर सकें वो भी माजी की हुकूमतों का कसूर है। अवाम को ये बता दूं कि दिसंबर के महीने के लिए अभी तक LNG का कोई कार्गो जो है वो ऑर्डर नहीं हुआ। आप तैयार हो जाए, लेकिन आपने घबराना नहीं है, गैस की किल्लत जो है वो आने वाली है। बैरिस्टर दानियाल ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। पर साहब आपसे और तमाम ऑपोजिशन, बाकी ऑपोजिशन पार्टी से जो हमारा गिला है वो ये है, कम से कम मेरा गिला तो ये है कि हुकूमत ने आपको ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया। आप सारे जो हैं पिछले 2 हफ्ते से ये बात करते रहे कि जी वो DGI के मसले में ये हो गया, इन्होंने ये बेवकूफ़ी की, इन्होंने ये नालायकी की। वेरएज़ साथ साथ जो चीज़ें बढ़ रही थी, बिजली भी बढ़ रही थी, अब पेट्रोल का भी जो है वो आ गया है, IMF के साथ वो डील करके आ गए हैं। आप जब जाते हैं अपने हल्के में, क्या लोगों का वाकई ये मसला है कि DGI कौन आएगा, एक कॉम्पिटेंट ऑफिसर जाएगा दूसरा आ जाएगा? आपसे अवाम ये पूछते हैं कि DGI कौन आएगा, या ये पूछते हैं कि चीनी क्यों महंगी हो गई, आटा क्यों महंगा हो गया, गैस क्यों महंगी हो रही है? क्या कहेंगे? आप लोग भी सब कुछ छोड़ के इन चीज़ों के पीछे लग गए। डॉक्टर साहब, वन वर्ड आंसर, पीपल आर लीस्ट कंसर्न। यहाँ इशू है महंगाई, यहाँ इशू है बेरोज़गारी, यहाँ इशू है झूठे वादे। देखिए हम सब ने देखा अरब स्प्रिंग, हुस्न मुबारक का एक पूरा रजीम ख़त्म हुआ, महंगाई के ऊपर, बेरोज़गारी के ऊपर, गुर्बत के ऊपर। कायरो तबाह हो गया, लोगों ने जाने दे दी करके। व्हाट हैपेंड? द गवर्नमेंट दैट टुक ओवर कुड नॉट सस्टेन फॉर मोर देन अ ईयर एंड अ हाफ एंड हैड टू कोलैप्स, इसलिए कि IMF ने उनको इस तरह बांधा कि वो महंगाई की शरह उसकी इजिप्ट की हिस्ट्री में, कायरो की हिस्ट्री में सबसे ऊपर चली गई, और उस गवर्नमेंट को जाना पड़ा। ठीक है ना, नाअहली, इनकॉम्पिटेंस की वजह से वो गवर्नमेंट टॉपल की गई दोबारा। ये वही हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। आज पाकिस्तान के अंदर कि इनकी नाअहली और नलायकी की वजह से हम कायरो से कोई फ़र्क नहीं है। IMF वो सैंक्शन, वो मुतालबात रख रही है जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं रखी गई। डॉक्टर साहब, मेरे भाई ने यहाँ बोला कि यहाँ मुस्लिम लीग नून ने सबसे ज़्यादा पैसे लिए, कर्जे लिए। मैं इनको बताना चाहता हूँ कि हमने अगर 27 या 28 अरब, आई एम नॉट श्योर अबाउट द एग्जैक्ट फिगर्स, हमने 11 अरब वॉर ऑन टेरर के ऊपर लगाया, जो आपकी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कहती है। हमने 14-15 अरब रुपया
पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर, उस पर रोड्स, डैम्स, चीज़ें उसके ऊपर लगाया, फिर भी 21 डॉलर और फिर भी 21 अरब था जब हमें घर भेजा गया, 21 अरब डॉलर। आज आप बताएं कि आप कौन से कहाँ आप पैसा लगा रहे हैं, कौन से मंसूबे चल रहे हैं। आपके पास रिंग रोड के बनाने के तो पैसे नहीं हैं, आप बजट में आप लैप्स कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, इनकी इनकॉम्पिटेंस की आपको मैं हद बताऊं, मैं बार बार बताता हूं कि आप अगले महीने से जब आप गंदम की कीमतें दोबारा बढ़ते हुए देखेंगे, वो क्यों देखेंगी? क्योंकि इनको सस्ती वीट ऑफर हुई थी रशिया से, तो $280 पर टन ऑफर हुई थी इनको। ये तकरीबन $100 जी, इन्होंने वो वीट नहीं खरीदी और उन्होंने कहा कि हमारे पास अपनी इतनी वीट है कि हमें खरीदने की जरूरत ही नहीं है। उसके 2 महीने बाद एग्जैक्टली एज वी आर टॉकिंग राइट नाउ, आज जो है $369 पर टन ये खरीद रहे हैं गंदम, $100 पर टन खरीद रहे हैं महंगी। खाली जो 40,000 टन हम जो खरीदी है उससे पाकिस्तान के ख़जाने को 2 अरब रुपया नुकसान है। और जब हम खरीदते हैं 140 टन, जो 1,400 टन, तो आप डिफरेंस देख लें कि मेरे ख्याल से ये तकरीबन 15-16 अरब का डिफरेंस हो जाता है। डॉक्टर साहब, हर चीज़ को ये ब्लेम करते हैं पुरानी हुकूमतों पे, इनकी नाअहली, नाकामी आपके सामने। LNG आज एज वी स्पीक राइट नाउ द मल्टीपल आर्टिकल जो लिख रहे हैं कि LNG की कीमतें फिर बढ़ेंगी क्योंकि गवर्नमेंट टाइमली सिक्योर नहीं कर सकी कॉन्ट्रैक्ट्स, और टाइमली सिक्योर ना करने की वजह से पाकिस्तान की आवाम सफ़र करती है। गैस का बहरान, बिजली का बहरान, इनके नर्ख में इजाफा, और हु इज़ टू सफ़र इज़ द पब्लिक। कुंडी साहब, आपसे भी यही सवाल है कि आप भी जो अपने हलके में जाते हैं, क्या आपसे वाकई को पूछता है कि DGISI कौन आ रहे हैं, कौन जा रहे हैं? ये वो आपसे पूछते हैं कि हमारी आटा, चीनी, दालें सब कुछ महंगे हो गए, हम किस तरह जो है वो गुजर बसर किस तरह करें? मेरा आप लोगों से जो गिला है वो ये कि ये मसले कहीं पीछे छूट जाते हैं, जिसके लिए अवाम ने आपको ऐवानों में भेजा है, ये चीज़ें कि पीछे रह जाती हैं। देखिए डॉक्टर साहब, आपकी बिल्कुल बात जायज़ है कि इस पे अवाम को कोई सरोकार नहीं है कि आपने की इन्फ्लेशन क्या है, आपकी मैशत क्या है। हमें कहा गया था कि जी हमारी इस साल जो है वो तारीख की बम्पर क्रॉप गंदम की हुई है, ठीक है। अगर आपकी बम्पर क्रॉप हुई तो आप गंदम क्यों एक्सपोर्ट कर रहे हैं? आप अगर कह रहे हैं कि हमने ये कर दिए, हमारे मैशत बहुत बेहतर हो गई, क्या गरीब आदमी को 2 वक्त की रोटी मिल रही है? ये हम कंपेरिजन करते हैं वेस्टर्न कंट्रीज के पास। आप मुझे बताएं कि वेस्टर्न कंट्रीज में हम यूके की मिसाल ले लेते हैं कि वहाँ पर 1 घंटे का जो है कितने पाउंड वहाँ के जो है वो उसको मिलते हैं, कम अज कम मुझे दिखी है। इनको वहाँ की जो है वहाँ पे उनको अपने 2 वक्त खाना डेली वेजर को मिल जाता है। क्या यहाँ के डेली वेजर को 2 वक्त खाना मिलता है? नहीं मिलता है। तो प्रॉब्लम हमें ये कहते हैं कि मतलब है कि न्यूजीलैंड को देखें, ऑस्ट्रेलिया को देखें, अमेरिका को देखें, मिसालें सारी यूरोप की देते हैं और कहते हैं कि उनको देखें, उनकी वजह से ये हुआ है, तो इसलिए हम ये कर रहे हैं। हमें तो ये भी कहा गया था कि न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म साइकिल पे आते हैं, तो क्या ये हमें इतना महंगाई की तरफ लेके जा रहे हैं कि हम हमारे साइकिलों पे आ जाएं? आज मुझे बताएं कि बिजली आज अब महंगी हुई है, पेट्रोल स्टोर की कीमतें आपने बढ़ाई हैं, आज रात सुबह पेट्रोल आज या कल दोबारा महंगा हो जाएगा। तो ये चीजें जो है ये कब सस्ती होंगी लोगों को सहूलियत कब मिलेगी? आप लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से लोगों को निकाला जा रहा है, महंगाई हो रही है, तो क्या इससे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं बनेगी? किस तरफ है? मतलब है कि आप कह रहे हैं, हमेशा आप कह रहे हैं कि जी माजी की हुकूमतों का है। भाई आपने 3.5 साल में क्या किया है? आप हमें बताएं कि आपके जो 200 मईशत के रुसूख थे, आपके वजीर खजाना इस वक्त बैठे हैं IMF के साथ, उनके कहने पे आप चीजें मतलब है कि जो भी उनकी शराइत है उनके आप मान रहे हैं, तो आप मतलब है किस तरीके से ये मुल्क सर्वाइव आप मुल्क को एक ऐसे उस तरफ लेके जा रहे हैं, उसकी कीमत उस तरफ लेके जा रहे हैं कि महंगाई इतनी ज्यादा हो जाएगी कि मतलब है कि लोग सड़कों पे निकल आएंगे। और जब लोग सड़कों पे निकलेंगे विदाउट एनी लीडरशिप, वो सबसे खतरनाक बात होगी। फिर वो ना पीपल्स पार्टी कंट्रोल कर सकेगी, ना नून कर सकेगी, ना कोई और पोलिटिकल पार्टी कर सकेगी। फिर जो है खुदा न खास्ते इस मुल्क में जो है एक ऐसा मदारकी आ जाएगी कि फिर आप मतलब है किसी को संभालने लगे। देखिए लोगों का सफेदपोश लोगों का रहना मुश्किल हो गया इस मुल्क में, बाकी छोड़ें। और ये बात फिर आ जाते हैं, फिर हमें कहते हैं कि जी इन ममालिक में ये है, फिर हमें जो है मदीने की रियासत के वो बताते हैं कि मदीने की रियासत में ये। आज भी वज़ीर आज़म साहब जो है शुरू हो गए थे पाकिस्तान की पार्टी और अपोजिशन के बाद। फिर जब इनसे कहते हैं कि आप तोशाखाने के हिसाब दें, तो कहते हैं तोशाखाने के हिसाब मत लो क्योंकि उसमें सिक्योरिटी रिस्क है। क्या सिक्योरिटी रिस्क है? आपको किसी ने आइटम बम तो में दिया था, क्या आप कहते हैं सिक्योरिटी रिस्क है? हिसाब तो आप देखें, आप माजी के वज़ीर आज़मों से ले रहे हैं हिसाब, तो आप हिसाब नहीं देंगे। आज हज़रत उमर की मुझे हमें मिसाल देते हैं, हज़रत उमर अलैहिस्सलाम तो बताता था कि खजाने से मैंने क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। आप कहते हैं कि नहीं, हमें जो मिलते हैं उनका आप हमसे न पूछें।
ये क्या कौन सी चूक हो गई और कौन सी मतलब है कि आपने। चलें अब लेट्स सी कि खुदा ना खास्ता जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि एनआरकी की तरफ जाएंगे, लगता है अपोजिशन इसका इंतजार कर रही है, बिकॉज ये बुग़्ज़ इमरान जो इस वक्त वो ज़्यादा इस वक्त हावी है, क्योंकि अपोजिशन हमें कुछ करती हुई नज़र नहीं आती। तो अपोजिशन का कैंप अपना जो है वो डिवाइडेड है, अपोजिशन उस तरह कोई लीडरशिप ओनरशिप लेती हुई नज़र नहीं आ रही। लेकिन आपने अभी बात की शौकत तरीन साहब की, तो तरीन साहब ने जिस दिन बजट पेश किया था तो उस दिन क्या जो बड़े बड़े दावे किए थे, ज़रा सुनवाते हैं फिर से, और मैं ज़रा नायब साहब की तरफ चलूँगी। पहली तो बात यह है, जो ग्रोथ होगी ये इसमें गरीब नंबर 1 होगा हमारे लिए। हमने मुआशरे के तमाम टीयर्स हैं उनके लिए एक उम्मीद का हमने बजट दिया, ड्यूटी में छूट दे के तकरीबन 50 रुपए, और इंशाल्लाह आप देखेंगे अगले चंद दिनों में ये जो अब 350 350 रुपए पे घी जा रहा है किलो, ये 200 300 से नीचे आ जाएगा। नायब साहब आज ही की खबर है, घी की बात उन्होंने की, ठीक है, घी जो है वो 109 रुपया मजीद महंगा हो रहा है, ठीक है। चीनी की बात की तो आज शुगर मिलर्स एसोसिएशन के जो चेयरमैन हैं वो पिछले हफ्ते से जो है वो अखबारों की जीनत बने हुए थे। वो ये कह रहे थे कि भाई हम जब 104-105 रुपये के दरमियान रेट ले रहे हैं तो हम 89.7 रुपीज़ पर किस तरह बेचेंगे। आज उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं बेचेंगे, ठीक है। इसके बाद अब जो सिचुएशन नज़र आ रही है वो ये है कि महंगाई का मज़ीद एक तूफान आएगा, तो गरीब आदमी के लिए आपने क्या सोचा है? मारिया, बिल्कुल हमें इदराक है कि गरीब मुश्किल में है, इसमें कोई दूसरी राय भी नहीं है, लेकिन कुछ चीजें हैं जिसके लिए गवर्नमेंट जो है वो स्ट्रगल कर रही है। अब एक चीज जो है वो आपके और हमारे बस में नहीं है। अगर पेट्रोलियम मसनूआत दुनिया में बढ़ती है तो मैं तो इसलिए पेट्रोल पे बात ही नहीं की, ऐसा वो मैं आपकी बात मानती हूँ, मैंने बात ही नहीं की। अच्छा अच्छा आगे चलने दें ना जी। दूसरा, आप पाम ऑयल की बात कर रही है, पाम ऑयल कहाँ से आता है? नॉट पाम ऑयल, घी। हाँ सर, घी पाम ऑयल से तो नहीं बनेगा। तो मैं कह रहा हूँ ना, एक मैं बात, जो चीज पाकिस्तान के अंदर है, हाँ, अगर टमाटर फार्मर जो है वो पैदा करता है और वो 20 रुपए का देता है मार्केट में, और वहां से अगर वो 250 का हो जाए तो फिर तो गवर्नमेंट की जो है उसमें बिल्कुल नेग्लिजेंस लगती है। लेकिन कुछ चीजें जो आप बाहर से मंगाते हैं और आप उनकी कीमत जो आपके यहाँ तो तय मैं तो घर वाली जो चीजें उनकी बात की नायब साहब, मैंने तो इसीलिए बाहर वाला कोई मैंने दिया नहीं। चीनी मेरे घर में बनती है, घी जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मेरे दोनों भाई बैठे हुए हैं, आप भी मुझे करेक्ट कर दें, ज्यादा मुझसे वेल वर्स्ड हैं, ज्यादा अवेयर हैं, घी तो हम इधर बनाते हैं। अच्छा, जहाँ पे ज्यादा हुई तो इसलिए गवर्नमेंट ने बाहर से चीनी मंगा के अब जो है वो 90 के ऊपर जो है वो चीनी जो है मार्केट में फ्लोट की है। तो इंशाल्लाह ताला कौन सी सर, किधर मिल रही है चीनी? अगर हमें भी बता दें, हम भी जरा ले लें जाके, कहाँ मिल रही है? आप यूटिलिटी स्टोर के ऊपर चले जाएं, वहां पे आपको सब्सिडाइज चीनी मिलेगी। उसके लिए जो पॉइंट्स बनाए गए हैं चीनी के, और जो जखीरा दोज हैं उनके लिए बिल्कुल उनके लिए क्रैक डाउन शुरू है हर जगह। और कुछ चीजें हैं जो प्रोविंशियल लेवल पे होनी है, लेकिन गवर्नमेंट फिर भी उनके लिए मैयर्स ले रही है। सर अगर मेरी गुजारिश सुन लें, हम समझते हैं कि हमने सर अगर गुजारिश सुन लें जी, देखिए आप बताएं। एक तो 89.7 रुपीज पे आपको चीनी जो आपने सेट की है वो कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है। यूटिलिटी स्टोर्स की अगर आप बात कर रहे हैं तो पूरी आवाम जो है वो यूटिलिटी स्टोर से तो नहीं खरीदती। एज गवर्नमेंट ऑफ द डे हम एक्सपेक्ट करते, जो बार बार शौकत तरीन साहब कह रहे थे, हम जो है वो प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स जो है उनको डिप्लॉय करेंगे। बाकी जो जखीरा अंदोजी हो रही है या फॉर दैट मैटर आपके बकौल माफियाज हैं, उनको भी तो आपने चेक करना है ना, गवर्नमेंट तो आप हैं। फिर इस वक्त वीट का जो प्राइस है, सर अगर इजाजत दे दें, ठीक है, घी का मैंने तो इसलिए पाम ऑलिव की बात ही नहीं की ना, मैं बात करती जो बाहर से हम चीजें मंगवाते हैं, घी तो हम घर में बनाते हैं, घी की प्राइसेस क्यों बढ़ रही हैं? देखिए, आप ज्यादातर तो आपकी नहीं होती ना, कि घर की जो प्रोडक्शन है वो तो इतनी ज्यादा नहीं है ना, आपको फिर भी डिपेंड करना पड़ता है बाहर से। और जहां तक आपकी जखीर, मैं आपको देखिए, फिर पंजाब मिसाल के तौर पे पंजाब गवर्नमेंट ने एक ऐप निकाली है कीमत, तो उसके ऊपर जो है हर बंदे के एक्सेस में है वो चीजें कि वो अपने वहाँ पे अगर कहीं से मैं आपके साथ, मैं आपको मेरा मसला हल कर दें नायब साहब, मेरा मसला हल कर दें। ऐसे करते हैं, आप स्टोर पिक कर लें, जो आपने स्टोर जिस पे जाना है, अगर वहां पे मुझे 89.7 रुपीज की चीनी मिल गई तो मैं कहूंगी आई कम ऑन नेशनल टेलीविजन, आई से आई स्टैंड करेक्टेड, हुकूमत बहुत अच्छा काम कर रही है, मेरी मिसकंसेप्शन थी। सर चलेंगे आप? मैं मियां वाली में हूँ, मैं इस्लामाबाद आता हूँ, आप और मैं चलते हैं किसी सुपर स्टोर में चलते हैं, अगर जहाँ पे अगर आपको महंगी
मिलती है तो वहाँ पे आप और मैं दोनों जो है उनके खिलाफ एक्शन होगा अगर वो महंगी चीजें बेच रहे हैं तो। अच्छा, हमारे गवर्नमेंट का जो रेट है वो उसके मुताबिक उन्होंने बेचनी है हर सूरत में। सर मैं ऐसे करती हूँ, मैं आपके लिए और आसान कर देती हूँ, आप मियाँ वाली से मत आइए। मैं ना कल जाती हूँ अपना मोबाइल कैमरा लेके सारी जगह सारे स्टोर्स की जाके आपको वीडियो बना के देती हूँ, अपने भाई को भेजती हूँ, फिर देखती हूँ क्या एक्शन होता है, क्या एक्शन होगा। अब आप नेशनल टेलीविजन पे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल एक्शन होगा और आपको पता चलेगा कि एक्शन हुआ है। चलें जी, मैं ये अब हो गया, मैं कल आपको वीडियो भिजवा रही हूँ और फिर अगले हफ्ते आपको ही बुलाऊंगी। अब आप ये ना हो कि मैं ढूंढूं और मेरे भाई मिले ना मुझे, ठीक है? मारिया, हम भागने वालों में से नहीं है, खुंडी साहब को पता है हमारे भाई हैं, हम भागने वालों में से नहीं है। ना भागने वालों में से ना घबराने वालों में से। चलें एक छोटी सी ब्रेक मुझे लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होती हूँ, गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। दानियाल साहब, अब इस वक्त हुकूमत तो कह रही है हम घबरा नहीं रहे, हुकूमत कह रही है हमें कोई फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अदाद शुमार इस वक्त जो आ रहे हैं मैंने आपके सामने रखे हैं, घी का मसला देख लें, चीनी का देख लें, वीट का देख लें, और अब जो IMF के साथ जो मुज़ाकरात हुए हैं उसमें बाकायदा बात ये हो रही है कि डॉलर जो है वो 185 तक जाएगा। क्या घबराना चाहिए थोड़ा सा या अभी भी ना घबराएं? डॉक्टर साहब, आई वाज सिटिंग विद समवन अ फ्यू इयर्स बैक, अबाउट 2 years बैक, तो उनको मैंने कहा कि डॉलर जो है, मैंने सुना है, आई रेड एन आर्टिकल कि 170 टच करेगा। तो उन्होंने कहा दानियाल जिस दिन 170 टच करेगा आपके मुल्क की मैशत की तबाही निकल जाएगी। और वही बात कि आज 170 पे आज पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे हाईएस्ट गया, तो आज बांग्लादेशी टका आप सोचा है ऊपर है कि 2 टके का 1 रुपया बनता है। इस रीजन में वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी जो है वो पाकिस्तानी रुपी है। इस रीजन में वर्स्ट परफॉर्मिंग जो इकॉनमी है वो पाकिस्तानी इकॉनमी है। आपके जो ब्लड बात हुआ आज से 3 दिन पहले आपके स्टॉक मार्केट में 20 मिलियन लोग इनकी डॉलर्स को कटेल ना करने की वजह से, महंगाई की शरह की बढ़ने की वजह से बिलो द पावर्टी लाइन गिर चुके हैं। आपकी अनएम्प्लॉयमेंट देखिए, उन्होंने हज़ारों नौकरी, करोड़ों 50 लाख नौकरियों की बात की थी। आज पाकिस्तान में 15% लोग, 15% लोग अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया, इट हैज़ गॉन टू 15%। देखिए 16,000 अरब आपका बन गया है जो डेफिसिट है, ठीक है, 16,000 अरब। ये तमाम चीज़ें जो हैं आपकी इनकॉम्पिटेंस और नाअहली। देखिए आपने आम आदमी सुन रहा है ना, कतकला नहीं माफी, जो आम आदमी सुन रहा है उसको नहीं समझ आती। मुझे जैसे डॉक्टर साहब, मैं आम आदमी के लिए बताएं उसके लिए क्या जिंदगी होने वाली है। देखिए ये कहते हैं हम हुकूमत बहुत अच्छी चल रही है, हम मानते हैं आप सबसे अच्छी चल रही है, तो फिर आप बताएं कि महंगाई आप यहाँ तक क्यों पहुँच गई है। आप बताएं कि चीनी की कीमतें क्यों, जवाब दें मेरे भाई, इतने सीनियर सियासतदान है, बताएं कि चीनी की कीमत क्यों नहीं करटेल कर सक रहे। ये गंदम की किसकी गलती है कि किधर 100, किधर 50-55 रुपये और किधर 120 और 118 रुपये, किधर 20 kg का तोड़ा आपको मिलता था 650 का और किधर 1400 रुपये का मिल रहा है। आप बता दें कि आपने पाकिस्तान की हिस्ट्री, मतलब पाकिस्तान की मैशत में किस चीज़ में बेहतरी की है। एक चीज़ बता दें, कहते हैं हमने टैक्स कलेक्शन बेहतर कर दिया है, बोले कि हमने महंगाई ख़त्म कर दी है, नौकरियां दे दी हैं, बताएं कि हमने घर बनाए हैं। ये लोगों को घर बनाने की बात करते थे, 1 करोड़ घर, इन लोगों को बेघर किया, कारोबार इन्होंने तबाह कर दिए। और आज IMF की सैंक्शंस, यू राइट इट ऑन अ पीस ऑफ पेपर दैट पाकिस्तान अगर जिस तरह ये हुकूमत जा रही है, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अनदर कायरो। पाकिस्तान जिस तेज पे जा रहा है ना जी, जहां पहुंच रहे हैं, इस महंगाई की शरह जहां तक बढ़ रही है, पाकिस्तान उसी तेज पे मेरा आपसे भी सवाल है, फिर फैसल भाई साथ हैं, उनसे भी सवाल है। कल आप लोगों का भी एक PDM का जलसा है, उधर सिंध में भी जो है वो एक जलसा है। आप लोग क्या कर रहे हैं? मेरा आपसे सवाल है, आप क्या कर रहे हैं? ये टीवी टॉक शोज पे आना है समथिंग डिफरेंट, व्हाट डू यू गाइस डू? डॉक्टर साहब, ये वो पहलवान है जो अपने वजन से रोज गिरते हैं और हम एज ए ऑपोजिशन हम शीशा नहीं, अवाम नहीं फिसे, हम शीशा खड़े होकर इनको दिखा रहे हैं और इनकी बातें, इनके झूठे वादे आईने के सामने दिखा रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये कल सियासी शहीद बनना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि इनको उठा के हम बाहर फेंकें, ये चाहते हैं कि इनके खिलाफ नो कॉन्फ्रेंस मूव जैसा बलोचिस्तान में हो रही है। लेकिन हम डेमोक्रेटिक नॉर्म्स नहीं हम करेंगे, लेकिन डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को फॉलो करते हुए, और इनको सियासी शहीद नहीं बनने देंगे। पाकिस्तान पे आज जिनको मुसल्लत किया गया है, ये पाकिस्तान
ان کی آنے والی ہسٹری یہ پاکستان میں دوبارہ مسلط نہ ہو سکیں، یہ لوگ شرم سے اس پارٹی کا ٹکٹ نہ لے سکیں کہ جس نے آج غربت، بے روزگاری، مہنگائی، جھوٹ کو یہاں تک لے کے چلے گئے ہیں، اور انشاءاللہ یہ اپنے وزن سے خود گریں گے اور آپ کو دوبارہ نظر نہیں آئیں گے۔ عوام پھنسی بھی ہے، عوام کا کیا رہ گیا ہے، عوام کی تو تباہی نکل گئی ہے، اور آج بھی ان کی اتنی ڈٹائی سے یہ ٹی وی پبلک نیشنل چینلز پہ آ کے بیٹھ کے ڈیفینڈ کرتے ہیں۔ یہ اس دن تک یہ آپ دیکھیں کہ آپ ان کی اسپرٹس کیئر کہ آپ کس طرح ڈیفینڈ کر سکتے ہو، آپ کس طرح کہہ سکتے ہو کہ آپ بہتر پرفارم کریں اور ہم کام کر رہے ہیں۔ میں کنڈی صاحب سے بھی پوچھ لوں، دانیال بھائی کی جو باتیں ہیں اس سے تو مجھے لگ رہا ہے کہ ہم نے کچھ نہیں کرنا، ہم ٹی وی ٹاک شوز پہ آئیں گے اور ان کو آئینہ دکھاتے رہیں گے، عوام ان کے بوجھ کے تلے پستے رہیں۔ آپ کا بھی یہی ہے، آپ بھی یہی کریں گے، یا کچھ جو آپ کا کل جلسہ ہے اس میں کچھ ایکسپیکٹیشن ہو سکتی ہے، یا یہی ہوگا کہ اس نے یہ کر دیا اور خان نے یہ کر دیا اور یہ ہو گیا، صرف لفاظی ہے اور کچھ نہیں ہے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، آپ کا سوال بالکل جینوئن سوال ہے، اور میں جو ہے وہ اپنے بھائی دانیال سے کچھ چیزوں پہ ڈس ایگری بھی کروں گا۔ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے پہلے بھی اس دن میں وزٹ کیے، اس کے بعد ساؤتھ پنجاب بھی گئے ہیں۔ ہمارا پرسوں شہداء کارسات کے اس پہ ہمارا اتوار کو کراچی میں جلسہ بھی ہے۔ اس کا مین مقصد اس ملک میں جو مہنگائی اور جو بے روزگاری اور چیزیں اس کے حوالے سے ہے، ہم نے خیبر پختونخوا میں بھی باری پاکستان میں بھی ہر ڈسٹرکٹ میں ہم مہنگائی اور بے روزگاری کے خلاف ہم نے آلریڈی جو ہے وہ پول دی ہوئی، اور ہمارے جو ہے جلسے اور احتجاجی ریلیز کے پر ہو رہی ہے۔ لیکن یہاں پر میں انفارچونیٹ بات یہ کہوں گا کہ اپوزیشن جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھی نہیں ہے۔ میں دانیال بھائی سے ایگری نہیں کروں گا کہ یہ سیاسی شہید بننا چاہتے ہیں کیا۔ اس وقت جو ہے وہ عوام تنگ ہے حکومت سے، اور یہ اپوزیشن کا حق بنتا ہے، ہم سیاسی شہید کہیں یا جو بھی کہیں، اس حکومت سے چھٹکارا حاصل کریں، اور چھٹکارا حاصل کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے ڈیموکریٹکلی کہ ہم عدم اعتماد کی تحریک لے کے اس حکومت کے خلاف اور اس کو چلتا کریں۔ دیکھیں جیسے آپ نے بلوچستان میں عدم اعتماد کی تحریک کو سپورٹ کر رہے ہیں، اس طرح ہمیں چاہیے کہ ہم مرکز میں بھی اور پنجاب میں بھی عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ لے کے آئیں، اور اس حکومت فیصل بھائی لیٹس بی ریئلسٹک، آپ لوگ چیئرمین نہیں الیکٹ کرا سکے، آپ کا واقعی خیال ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک اگر آپ لے کے آئیں گے تو سکسیسفل ہوگی؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحبہ، ہم نے تمام اپوزیشن جماعتوں نے مل کر محنت کی، اور ہم نے فار دی فرسٹ ٹائم جو ہے اسلام آباد سے اپوزیشن کا سینٹر منتخب کیا۔ اگر ہم اس طریقے سے اگر ہم محنت کریں اور ہم عدم اعتماد کی تحریک لے کے آئیں تو ہم بالکل عدم اعتماد کی تحریک کامیاب کر سکتے ہیں۔ جس طرح شہباز شریف صاحب نے اور مولانا صاحب بشیر نے کہا کہ ارلی الیکشن ہونے چاہیے۔ ارلی الیکشن دو طریقے سے ہو سکتے ہیں کہ ہم اپوزیشن کی تحریک کامیاب کریں عدم اعتماد کی تحریک، اور ہم ارلی الیکشن کی طرف جائیں۔ ہمارے جو چیف منسٹر ہیں یا ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں وہ ارلی الیکشن کریں، یا پھر حکومت ارلی الیکشن کی طرف جائے۔ یہ دو طریقہ کار ہیں ارلی الیکشن کے۔ تیسرا طریقہ کار ڈیموکریٹک گورنمنٹ میں ایسا نہیں ہے کہ ارلی الیکشن ہو سکتے ہیں، یا تو حکومت اناؤنس کرے گی یا عدم اعتماد کے ذریعے اپنے بندے لے کے ہم ارلی الیکشن کی طرف چلے جائیں، یہی طریقہ کار ہے۔ اس میں چاہے کوئی سیاسی شہید بنے چاہے جو کرے، لوگ جو ہے اس وقت تنگ ہیں۔ اب بلوچستان میں کیوں عدم اعتماد کی تحریک آ گئی ہے؟ یہی چیز ہے، آج ان کی جو اتحادی جماعتیں واپس میں تقسیم ہو گئی ہیں، اور اپوزیشن وہاں پر تو یہ دیکھیں ہمارے جو پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہیں، ان میں کچھ جماعتیں وہاں پر جو ہے وہ سپورٹ کر رہی ہے عدم اعتماد کی تحریک۔ وہاں پر تو انہوں نے نہیں کہا کہ آپ استعفے دیں، وہاں پر تو عدم اعتماد کی تحریک لے کے آنا چاہتے ہیں۔ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہمیں دیکھیے خدا نخواستہ اگر تحریک عدم اعتماد ناکام ہو جاتی ہے تو کیا ہو جاتا ہے، اس میں کیا ہوگا؟ لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے سے کہیں کہ یہ عدم اعتماد کی تحریک نہیں جمع کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہمارا چیئرمین سینٹ الیکٹ نہیں ہوا، یا ہم نے ماضی میں عدم اعتماد کی تحریک کی وہ کامیاب نہیں ہوئی، تو اب ہم آگے بھی نہیں کرنا چاہتے۔ یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ چیزیں ہیں۔ دیکھیں اس وقت جو ہے حکومت کے الائز بھی آپ دیکھیں، پچھلی کیبنٹ میٹنگ میں ایم کیو ایم نے بھی اپنے ریزرویشن شو کیے، جی ڈی اے نے بھی ریزرویشن شو کیے، تو بہت سے ایسے ممبران پارلیمنٹ ہیں کہ اتحادی ہیں جو ان سے اس وقت جو ہے جیسا فیصل بھائی گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں یہ مجھ سے بہت بہتر آپ سمجھتے ہیں۔ جی ڈی اے کس طرح ساتھ ہے، ایم کیو ایم کس طرح ساتھ ہے، کیوں ساتھ ہے، اور کس نے یہ شادی کرائی ہے آپ بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ اس کے باوجود اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ دیکھیں بہت جلدی جو ہے ہم پریس کانفرنس کریں گی، بولیں گے کراچی پیکیج نہیں ہوا، کراچی کے مسائل حل نہیں ہوئے، ابھی ہم جا رہے ہیں، اور اس کے بعد وزیر اعظم صاحب جائیں گے، ایک دورہ کریں گے، ان کو تھوڑا سا پیسیفائی کریں گے، ایک اناؤنسمنٹ کریں گے، اور ایم کیو ایم پھر دل فال ان لائن جو ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے۔ آپ کا تو بڑا طویل ایکسپیرینس ہے ایم کیو ایم کے ساتھ، آپ تو جانتے ہیں وہ کبھی نہیں نکلتے۔ دیکھیں تو ڈاکٹر صاحب ہم کیا پھر ہم بیٹھ جائیں کہ ہماری تحریک اس حکومت کے خلاف نہیں ہے، ہم تحریک عدم اعتماد نہیں جمع کرتے؟ دیکھیں ہو سکتی ہے کامیاب، اگر آپ پہلے سے ہتھیار ڈال دیں پھر کہاں سے تحریک کامیاب ہوگی مجھے بتائیں۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے، بالکل ہوں گے۔ دیکھیں جہانگیر ترین صاحب نے کہا کہ پنجاب کی حکومت میں نے بنائی، میں اپنے جہاز استعمال کیا اور میں نے ان کو کامیاب کرایا۔
बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस वक्त इस हुकूमत के मेंबरान हैं, जो इस वक्त इनसे तंग हैं, जो कि इनके साथ नहीं जुड़ना चाहते, और वो अदम एतमादी की तहरीक में इंशाल्लाह। लेकिन जहांगीर खान तरीन साहब का जो ग्रुप है वो तो बाकायदा जो है वो PMLN के कैंप को बता चुका है कि हम आपके साथ किसी अदम एतमाद की तहरीक में शामिल नहीं होंगे, हमारा यहीं तक था आपके साथ जो साथ या एक अपोज करने का, वो तो बाकायदा इस बात पे कह चुके हैं। खैर चलें, अगर आप समझते हैं यूसुफ रज़ा गिलानी क्या सेंटर मुंतखब हुए, फिर लोगों ने वोट दिया ना, मेंबरान ने वोट दिया ना, कि किसी और ने वोट दिया उनको? यही लोग थे जो मतलब है तो आप और ऑपोजिशन इकट्ठे थे ना, आप और PMLN इकट्ठे थे। अब तो खैर चलें, जो सिचुएशन है करते हैं, इकट्ठे होना चाहिए, हम तमाम अपोजिशन इकट्ठा होना चाहिए और एतमाद की तहरीक लेके आनी चाहिए और इस हुकूमत से छुटकारा हासिल करना। अगेन मुझे नहीं लगता कि ना अदम एतमाद की तहरीक आएगी, ना अपने इकट्ठे होना है, और ना ही जिस तरह आप कह रहे हैं कि कोई आवाम के मसाइल जो है वो हल हो सकेंगे। मैं ज़रा अमजद साहब की तरफ चलती हूँ। अमजद साहब, अब आजकल आज स्पेशली बहुत ज़्यादा चहमगोइयाँ हो रही हैं दो हवाले से। एक तो चलें पेट्रोल का, मैं न्यूज़ पे आती हुए एक इंटरनेशनल प्राइसेस का जो है मसला चल रहा है, साथ ही साथ LNG का जो कार्गोज़ का है वो ये है कि जी आपको फिर प्राइस जो है वो ठीक नहीं मिली, महंगी जो है वो मिल रही थी, आपने टाइम पे ऑर्डर नहीं किया, इसलिए दिसंबर और जनवरी के लिए जो है वो आपके पास गैस मौजूद नहीं है, और अब मुल्क में फिर से गैस का बहरान आएगा। ज़रा इस हवाले से ज़रा बता दीजिए। मारिया, सबसे पहले तो मैं दानियाल का जवाब देना चाहूँगा प्लीज। सबसे पहले तो इनकी जो गवर्नमेंट थी तो उसका तो फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो अभी तक भागे हुए वापस भी नहीं आए, और उनको अच्छे से मालूम है कि उन्होंने इस इकोनॉमी के साथ क्या किया, और करंट जो है वो खसारा जो है वो 20 अरब डॉलर पे ये छोड़ के गए थे और अभी तक वो वापस नहीं आए। और इकोनॉमी के साथ जितने खिलवाड़ किए गए, काश कि ये हमें कोई इस हालत में भी इकोनॉमी देख के जाते जिसमें इसको कह सकते कि ये एक स्टेबल इकोनॉमी है। और इन्होंने तो इकोनॉमी के साथ ऐसे ऐसे तरीके इजाद कर रखे थे कि जिसको भी उठा के देखते हैं तो उसका अल्लाह ही हाफिज होता है। तो उसको मैं समझता हूँ ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब और उनकी टीम की ये कोशिश है कि हम काफी हद तक जो आपके लॉसेस थे, जो मुल्क दिवालिया के करीब बल्कि ऑलमोस्ट हो चुका था, उसको इस हद तक उठाने में कामयाब हो गए कि हम बड़ी हद तक अपने मुल्क की इकोनॉमी को एक ट्रैक पे ले आए हैं। अच्छा। दूसरा, आपका ये कहना कि जी जो LNG है, बिल्कुल LNG जो आज दुनिया में 10 गुना ऊपर जा चुकी है, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत और इमरान खान साहब ने कतर से मुआहदे जो किए हैं उससे हम काफी हद तक इंशाअल्लाह ताला हम जो मौजूदा कीमत है इससे भी काफी हद तक फिर वो तो आगे जाके आएगी ना, 2022 में जाके आएगी, वो तो अभी सिस्टम में नहीं आ रही। फिर भी उस पर काम इसके ऊपर काम कर रहे हैं, और इसी के लिए आज जो हमारे मिनिस्टर हैं हमाद अजहर साहब, उन्होंने कुछ पॉलिसीज का ऐलान किया है। हमारी कोशिश है कि हम जो अपनी पॉलिसीज है उनको देखें, हमें मुश्किल फैसले करने पड़ रहे हैं। काश कि ये फैसले आज से, क्योंकि देखें कोई मरीज होता है ना तो उसको आप हॉस्पिटल लेके जाते हैं और इंजेक्शन देते हैं और वो फौरन ठीक हो जाता है, या अल्लाह ना करे उसको ऐसी बीमारी ना हो जो ठीक होने वाली ना हो। लेकिन एक बच्चे को जब स्कूल में दाखिल कराते हैं तो उसकी तालीम को बेहतर करने के लिए आपको कुछ अरसा चाहिए होता है। इसी तरह इकोनॉमी ये सर, मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, मैं आपकी बिल्कुल चले, आप या तो आपने कोई ड्रास्टिक इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की हो, मुझे ये बता दीजिए अगर LNG आप पहले ऑर्डर कर लें तो क्या उसमें नुकसान क्या है? जिस तरह पहले भी कहा जाता था, जो माजी में नदीम बाबर साहब थे कि मैं कहाँ रखूं, मैं हवा में उड़ाऊं, उसके बाद क्राइसिस आया, आपने खुद देखा क्या है, किस ने फ्यूल क्राइसिस से पूरी दुनिया में पेट्रोल इतना ज्यादा था और हमारे यहाँ पे किल्लत थी, वहां पे भी माफियाज आ गए। नहीं तो आज आप देखें, आप यूके के अंदर देखें, वहां पे फौज को कंट्रोल करना पड़ा फ्यूल प्राइसेस के ऊपर और गैस के ऊपर जो लाइनें लगी हुई थी उसको उन्होंने मैनेज किया, मैनेजमेंट किया। देखिए ये दुनिया का एक जिसमें पूरी दुनिया इन्वॉल्व है और जो कोरोना ने पूरी दुनिया को सुकेड़ के रख दिया है। पाकिस्तान है और पाकिस्तान कोरोना में LNG की प्राइसेस आपको सबसे कम मिल रही थी, नहीं आपने लिया। आप सुन लें ना, पहले बात सुन लें। ये पाकिस्तान हुकूमत और इमरान खान साहब की प्लानिंग थी कि जिसमें हमें इकोनॉमी में इतना लॉस नहीं हुआ, वरना पूरी की पूरी इकोनॉमी, बड़े बड़े मुल्कों की इकोनॉमी सुकड़ के रह गई है और वो आज जिस क्राइसिस से वो गुजर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम उससे नहीं गुजरे। लेकिन देखिए बात होती है, आपके पास
آپ کے پاس ڈالرز کتنے ہیں, آپ کے پاس پیسہ کتنا ہے, چیزیں یہ بھی آپ کو دیکھنی پڑتی ہے, آپ کو اپنی کسی میں پیسے بھی دیکھنے پڑتے ہیں. سر آپ کا کوئی قصور نہیں ہے, میرا خیال ہے یہ ساری جو ہے ماضی کی حکومتوں کا قصور ہے, کسی کا کوئی قصور نہیں ہے. چلے میں ایک ہاں عوام یہی سوچے, عوام میرا خیال ہے اسی پہ جو ہے وہ گزارا کر لیں, اس سے ہی پیٹ بھر لیں. جو یہ بیانات ہیں کہ تم نے کیا, یہ چور ہے, وہ قاتل ہے, یہ ڈاکو ہے, اس کو پکڑیں گا, پتہ نہیں کتنے ہمارے ہزاروں ارب جو ہیں وہ آنے تھے ہماری معیشت کے اندر جب پاکستان تحریک انصاف نے آنا تھا. ہم تو انتظار ہی کر رہے ہیں اس کا. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں, گفتگو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اس وقت جو آئی ایم ایف کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ زیادہ کچھ انکریجنگ نہیں ہے. یہ بتایا جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف نے یہ کہا ہے کہ ڈالر جو ہے وہ 185 تک جائے گا. اس کے علاوہ یہ کہا گیا ہے کہ جی جو آپ کا امپورٹ سیکٹر ہے اس میں 11% آپ جو ہے وہ کمی کریں, اور آپ کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ 34% اس کو کم کریں, جس پہ ہمارے وزیر خزانہ غالباً مان کر آ گئے ہیں. کنڈی صاحب کی جانب جاؤں گی. کنڈی صاحب اس وقت ساتھ نہیں ہیں. دانیہ صاحب آپ بتائیے کہ اگر یہ چیزیں جو ہیں یہ امپلیمنٹ ہو جاتی ہیں تو پھر ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ دیکھیں پہلے تو جو میں اپنے بھائی ہم نیاز صاحب کی جو باتیں سن رہے تھے تو اس کو سننے کے بعد ہی لگ رہا تھا کہ پاکستان آج ایک خوبصورت بہترین گروئنگ اکانومی ہے, ایمرجنگ اکانومی ہے. واپس ہمیں ایمرجنگ اکانومی کا سٹیٹس مل گیا ہے, اور جو غلطی ہے وہ آپ کے کیمرہ مینس کی ہے, آپ کے ٹیلی ویژن کی ہے, آپ کی ہے, عوام کی, اور سب کو کھڑے کر کے ان کو لتر لگانے چاہیے, کیونکہ اور تو کوئی غلطی ہے کوئی نہیں, اور یہ جھوٹ بول رہے ہیں سارے. اور 16 کروڑ 22 کروڑ عوام جو ہے اس کو ٹھیک کرنا چاہیے. دیکھیں آپ کے پاس آج بھی کوئی جواب نہیں ہے. پاکستان نے پچھلے 4 سال تباہی نکال دی, چوتھا سال شروع ہو گیا ہے کہ اپنی گروتھ کو ہم نے سٹیگننٹ رکھا. وہ اس لیے کیونکہ ہماری جو امپورٹس تھے ان کو ہم کم رکھیں. ہم نے گروتھ پاکستان میں آپ کی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ اس سے افیکٹ ہوئی, اسمال اسکیل مینوفیکچرنگ افیکٹ ہوئی, آپ کی گروتھ اور جو جتنی چیزوں میں وہ افیکٹ ہوئی صرف اس لیے کہ آئی ایم ایف کے برے نیگوسیشن سکلز جو ہیں ان پہ اپلائی کیے گئے اور مہنگی چیزیں آپ نے سائن کر کے آئے. آج پھر اگر پاکستان وہیں کرتا ہے گروتھ, اب اسی چیز کو واپس سائن کر کے آتا ہے, تو آج آپ کے 20 ملین لوگ ہیں بلو دا پاورٹی لائن, یہ آپ کے 20 سے 30 ملین ہوں گے. آج پاکستان میں اگر مہنگائی کی شرح سے نیچے 16% لوگ ہیں, مطلب 16% لوگ ہیں جو بے روزگار ہیں, یا 15%, تو یہ 18-19% چڑھ جائیں گے. کیونکہ جب آپ کی گروتھ کم ہوتی ہے تو آٹومیٹکلی کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو نوکریوں سے نکالا جاتا ہے. وہ او جی ڈی سی ایل کے ملازمینوں کو نکالا گیا, وہ وابڈا کے نکالا گیا, وہ پی ٹی وی کے ملازمین کو نکالا گیا, اور آپ دیکھیں گے اسی طرح ہی لوگوں کو نوکری سے فارغ کیا جائے گا. مہنگائی کی شرح پھر بڑھے گی, ڈالر پھر اوپر جائے گا, آپ کا روپی کنٹرول نہیں ہوگا, آپ کو نئی پرنٹنگ کرنی پڑے گی. جب آپ ایکسیس پرنٹنگ کر دیں گے اسٹیٹ بینک جیسا کہتا ہے تو پھر روپیہ پھر ڈی ویلیو ہوگا, اور اینڈ میں آپ کا برا حال کس کا ہوگا؟ تو عوام کا. دیکھیں یہ انہوں نے اگر ان کو تھوڑی سی کہ میرے بھائی جو ہیں بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ عوام کو, یہ پاکستان کی عوام کو بے وقوف اور نہ بنائے, اور اگر آپ اس طرح کرتے ہیں تو یہ معیشت تباہ ہو جائے گی. ہم اس ریجن میں پہلے ہی ہمارا برا حال ہو گیا ہے کہ مطلب there are so many figures and facts I can give you right now, but the quality of the conversation here is gone so low کہ آپ کس چیز کے اوپر ڈیبیٹ کریں. مطلب ایک بندہ ایک جماعت ماننے کے لیے اپنی غلطی تیار نہیں ہے تو اپوزیشن اس کو کیا سپورٹ کرے, اور پارٹیز اس کو کیا سپورٹ کریں. پاکستان کے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جو اپنا جن کا ہمیشہ ایک لیگل انپٹ ہوتا ہے اپنی اکانومی کے اوپر, وہ اکانومسٹ کیا ان کو سپورٹ کریں, کیونکہ یہ آج بھی ماننے کے لیے تیار نہیں اور لوگوں سے جھوٹ بول رہے ہیں. اچھا نیاز صاحب یہ بتائیے کہ ابھی جو حالات ہیں ان حالات میں ابھی ڈالر 185 پہ نہیں گیا, لیکن اس وقت ہماری فوڈ انفلیشن جو ہے وہ خطے میں سب سے زیادہ, اور فیکٹس اینڈ فگرز میں اگر آپ کہیں گے تو سامنے رکھ بھی دوں گی. انڈیا, بنگلہ دیش, سب سے ہماری جو ہے وہ فوڈ انفلیشن اس وقت زیادہ ہم جا رہے ہیں. اب جب یہ جو اس وقت سچویشن نظر آ رہی ہے ویزا وی آئی ایم ایف کی جو یہ ان کی ڈیمانڈز ہیں, ڈالر 185 پہ جائے گا, امپورٹ اگر آپ کرٹیل کریں گے تو ہم گرو کیسے کریں گے؟ وہ جو آپ کا سیکٹر جو کیونکہ آپ کا را مٹیریل سارا باہر سے آتا ہے, ہم گرو کس طرح کریں گے؟ ہماری ایکسپورٹس کس طرح بڑھیں گی؟ ماریا, ہم کوئی خوشی سے تو نہیں آئی ایم ایف کے پاس گئے. آئی ایم ایف کے پاس ہم تب گئے جب ہمارے پاس تھا ہی کچھ نہیں. کاش کہ یہ ہمیں آج جو میرا بھائی جو ہے بڑی خوبصورت باتیں, تنقید بھی بڑے اچھے مؤثر انداز میں کر رہا تھا اس لحاظ سے کہ یہ کاش کہ ہمیں بہت خوبصورت جہاں پہ باغ و بہار دکھا کے دے کے جاتے نون لیگ کی حکومت, اور راوی چین ہی لکھ رہا ہوتا
लोग रोजगार पे होते हैं, स्टील मिल चल रही होती, रेलवे पूरे जोर शोर से पूरे मुल्क के अंदर रवां दवा होती और PIA पूरी दुनिया के अंदर जो है वो फ्लाइट्स जो है वो चल रही होती, तो हम भी कहते कि यार आज जो है ये सारी चीजें बैठ गई हैं। आप तो यही कहते हैं कबाड़ा करके गए, हम सवारेंगे आके, यही कहा था ना आपने? नहीं, वही है ना, मैंने पहले ही कहा कि ये भी एक मौजज़ा है कि हम इकोनॉमी को उस ट्रैक पे लेके आए हैं। ट्रैक पे लेके आने का मतलब ये नहीं है कि आप फौरन से आसमान पे चले गए, आप एक इकोनॉमी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, और ये जो IMF के पास जाना है ये हमारे लिए कोई खुशखुर नहीं है, ये हम मजबूरी के आलम में जाते हैं, क्योंकि आपके पास जो है इसके अलावा कोई चारा ही नहीं था, क्योंकि आप पे 30 अरब हजार डॉलर का जब कर्जा हो उसके लिए, तो फिर आपको सिर्फ ये बता दीजिए डेट जो पे करना आप जब आए, अगर आपकी पॉलिसीज इतनी अच्छी थी तो मईशत का साइज सुकड़ क्यों गया कोविड से पहले? आप बता दें कि आपके पास क्या, आप मुझे बता दें ना, आपके पास क्या सोल्यूशन है कि जब आपके पास कुछ ना, जहां पे आपका सर्कुलर डेट हो, जहां पे आपकी मईशत बैठी हुई हो, आपके पास डॉलर ना हो, तो आप जो आप IMF आप तनकीद करते हैं, बिल्कुल कहते हैं कि हम कोई ये चले, मुझे अनफॉर्चुनेटली प्रोग्राम जो है वो क्लोज करना है, लेकिन नायब साहब आई विल टेक यू अप ऑन दैट ऑफर। हम भूल नहीं रहे, कल मैं सारे स्टोर्स का दौरा करूंगी, आपको एक क्लिप बना के भेजूंगी, आपने फिर मेरे प्रोग्राम में अगले हफ्ते आना है और सुन लीजिएगा कि अवाम क्या कह रहे हैं, और फिर मैं देखती हूँ आप उन स्टोर्स के खिलाफ क्या एक्शन लेते हैं। ऑन दैट नोट वी हैव टू क्लोज दिस प्रोग्राम। नायब साहब आपका बहुत शुक्रिया, दानियल साहब आपका, और कुंडी साहब आपका बहुत शुक्रिया कि प्रोग्राम के लिए आपने प्रोग्राम में शिरकत की। विल सी यू टुमारो। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज़।